हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। चलिए तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं पार्ट 3, जो हम लोगों ने क्लास 11 और क्लास 12 का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट किया था। इसमें हम लोगों ने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, उनका ग्रुप, उनका पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। आज हम पता करेंगे कि उनके प्रॉपर्टी के बारे में जो हम पढ़ेंगे आज जो डिस्कशन करेंगे वो एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि यहाँ से अधिकतर पर ईयर अगर बात करें जेईई मेंस और नीट, पर ईयर यहाँ से जेईई मेंस और नीट में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये सबसे मोस्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड डीएनए ब्लॉक का। तो अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि वो ही देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें प्रॉपर्टी में के बारे में क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस में। तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस, इनकी हम डिस्कशन करेंगे कि पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज किस तरह से वेरिएशन होता है इनके साइजेस में, इनके आयनिक रेडियस में। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, वरना नहीं। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग वेरिएशन के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता है तो आप पार्ट 1 ज़रूर विजिट करिए। इसमें मैंने बताया है कि पीरियोडिक टेबल को कैसे समझना है, कैसे पता करना है कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन सा पीरियड में है, उनकी पूरी डिटेल हम लोगों ने बात किया है। तो चलिए बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की और आयनिक रेडियस की और एटॉमिक साइज की। ये तीनों एक ही होते हैं। तो जो एटॉमिक रेडियस होता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होंगे, ये डिक्रीज होंगे। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और अगर टॉप टू बॉटम आए यानी ग्रुप में बात करेंगे हम, तो वो क्या होगा, अगर ग्रुप में बात करेंगे हम तो वो इंक्रीज होगा आपका। और अगर हम पीरियड वाइज बात करेंगे तो वो डिक्रीज होगा। एक और कौन सा समझ लीजिए कि एटॉमिक रेडियस अगर हम बात करें तो ये चार्ज डेंसिटी पे भी फॉलो करता है। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या कहेंगे हम, उसका साइज भी ज़्यादा होगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो एक एग्जांपल लिया है हमने कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, जो कि ये पीरियड वाइज है, ठीक है, जो कि ग्रुप वाइज है, ठीक है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसमें अगर हमें एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस पता करना है तो क्या होगा, लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर बोरॉन का उससे कम, कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का। ये क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, तो ये क्या है, टॉप टू बॉटम। ये हमारा टॉप टू बॉटम है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कि हमारा रुबिडियम जो है उसका ज़्यादा होगा एटॉमिक साइज, उससे कम पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का। तो ये दो एग्जांपल हमने दिया है, एक लेफ्ट टू राइट का और एक टॉप टू बॉटम का।
तो ये समझने के लिए आपको पूरा पीरियोडिक टेबल ध्यान रखना ही होगा और सभी एलिमेंट को, लगभग सभी एलिमेंट को याद करना ही होगा, तभी जाके आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हम टॉप टू बॉटम। हमने बात किया था क्या होता है, इंक्रीज होता है। और चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें, एम, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि m इज ग्रेटर देन m2 प्लस, ठीक है ना। इसका क्या है, साइज ज्यादा है और इसका साइज क्या है, कम है, ठीक है। क्योंकि अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा, ठीक है, उसका साइज ज्यादा होगा तो वो चीज साइज कम हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन की वैल्यू कम होगी तो साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा, ये जरूर ये ध्यान रखिएगा कि ए नेगेटिव इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, कि इसका साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसका क्या है, वैल्यू ज्यादा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस की हम बात कर लेंगे, कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। वो क्या है कि अगर हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है ना, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से लेकर आर्गन तक की अगर हम बात करें, जो कि लेफ्ट टू राइट है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस होता है कि अगर हम लिथियम से फ्लोरीन तक जाएंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम फ्लोरीन से नियोन तक जाएंगे तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसी तरह सेम यहाँ पे अगर सोडियम से हम क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। और क्लोरीन से अगर आर्गन की तरफ जाएंगे कि वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये एक्सेप्शन है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमें नियोन और आर्गन का साइज नहीं पता है, इसलिए इनका साइज नहीं पता होने के बाद हम क्या कहेंगे कि ये चीज, जो नियोन है वो ग्रेटर देन है किससे, फ्लोरीन से, यानी नियोन जो ज्यादा हो जाएगा वो फ्लोरीन से। और अगर आर्गन की बात करेंगे हम, वो क्या हो जाएगा, क्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से यही पूछा जाएगा कि किसका आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखिए। तो आपको कॉन्सेप्ट यही याद रखना है, पीरियड वाइज याद रखना है, यानी पूरा पीरियड टेबल को ध्यान में रखते हुए कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा। लेकिन ये एक्सेप्शन है, क्योंकि फ्लोरीन से अगर हम नियोन की बात करें कि वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर क्लोरीन से आयरन की बात करेंगे तो हम, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर लिथियम से फ्लोरीन की तरफ बात करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा था कि लेफ्ट राइट जाने पे पीरियड टेबल में एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस वेरिएशन कैसे करता है, वो अभी हम लोग ने देखा है। आगे हम बात करते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको एक सिंपल फॉर्म में आपको दे दिया है, ताकि इसको आप मेमोराइज कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं कि टॉप टू बॉटम, पीरियड टेबल में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस कैसे वेरिएशन होता है। तो हमने बात किया था टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे तो हम लोगों ने बात किया था टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। अगर लिथियम एल्कली अर्थ मेटल की बात करें तो कि एस ग्रुप में है, फर्स्ट ए ग्रुप है, ठीक है। इसका डिस्कशन हम लोगों ने पार्ट 1 में कर लिया है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, तो ये हमारा क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करना है, यानी सीजन का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा कंपेयर टू लिथियम, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर है। उसके बाद हेलोजन ग्रुप की बात कर लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ठीक है ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो लगभग इनमें सेम है। बोरॉन फैमिली कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है, इनमें कुछ एक्सेप्शंस है। इनमें क्या है कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट तो ये इंक्रीज होगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें एल्यूमिनियम और गैलियम का, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का क्या होगा, इसमें टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होना चाहिए, गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एल्यूमिनियम का साइज गैलियम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये आप कौन सा ध्यान रखिएगा। और जो इंडियम और टेलेनियम है, इनका साइज लगभग क्या होता है, बराबर होता है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। यानी बोरॉन फैमिली में ये एक्सेप्शंस है जो आपको ध्यान रखना है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी सबका लगभग सेम ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अभी तक हमने बात किया था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन कैसे आता है, एटॉमिक साइज या एनिक्स वेरिएशन में। नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में, इनमें कैसे वेरिएशन होता है। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पे ये डी ब्लॉक है। ठीक है, ये डी ब्लॉक का है एलिमेंट है। ठीक है, इनमें क्या देखिए आप, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है ना, ये अगर हम आ रहे हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये इंक्रीज करेगा। तो अगर हम इसकी बात करें, वाई और एल ए जो एलिमेंट है, जेड आर और एफ एफ, ठीक है ना, ये लगभग इनका क्या होता है, साइज लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, आप इसमें इस चार्ट में देख सकते हैं, इनका क्या है, जो साइज है लगभग क्या है, बराबर है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, स्केरियम, टाइटेनियम, वेडियम, तो ये क्या है, इसके इन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है, कम है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसकी बात करें तो इनका साइज क्या होगा, लगभग बराबर होगा। और जो स्केटियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, ये जो हमारा ग्रुप जा रहा है, इस ये क्या होगा, ये इन दोनों के रेस्पेक्ट में सबसे कम होगा। ठीक है ना, तो इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना होगा, इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जो कि ये लेंथेनाइट सीरीज का है, ये लेंथेनाइट सीरीज का है, तो सेम वही लेफ्ट टू राइट जाने पे, ठीक है ना, एल ए से एल यू के बीच में जाने पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, की बात करते हैं, फाइंड एटॉमिक साइज। ठीक है ना, Na प्लस, Mg2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, सिलिकॉन 3 प्लस 4, और ये अगर इनमें प्रोटॉन की बात करें तो ये हो गया सोडियम 11, 12, ये एल्यूमिनियम 13 होता है, 14, फास्फोरस 15 और सल्फर 16। अगर आइसो इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस, यानी 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, इसमें प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देंगे 10, यानी ये पूरे एलिमेंट जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, यानी क्योंकि इनका सब प्रोटॉन क्या है, सेम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इनमें अब हमें क्या पता करना है, फाइंड एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज अगर हम बात करें, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम बात करें
सोडियम का तो इसका क्या है प्रोटॉन 11 है, और सल्फर S+6 का बात करें तो इसका क्या है 16। तो सबसे ज्यादा किसका होगा सोडियम का, उससे कम इसका मैग्नीशियम का, उससे कम एल्यूमिनियम का, उससे कम सिलिकॉन का, उससे कम फास्फोरस का, यानी सबसे कम हो जाएगा सल्फर का। क्यों? क्योंकि इसका प्रोटॉन ज्यादा है, यानी अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे एटॉमिक साइज कम होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिया है, इसको हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये इसमें क्या है प्रोटॉन पोटेशियम 19, ये क्या है 20, और ये क्या है फास्फोरस 15, और ये है सल्फर 16, ये 17 और आर्गन 18। ठीक है, इनकी अगर बात करें हम तो साइज क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा जिसका सबसे कम प्रोटॉन हो। ठीक है ना, सबसे कम प्रोटॉन क्या है, सबसे कम प्रोटॉन किसका है फास्फोरस का। ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा ये P3 माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा S2 माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा Cl माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा आर्गन, उसके बाद क्या हो जाएगा पोटेशियम प्लस, उसके बाद कैल्शियम +2, उसके बाद ठीक है ना ये, ठीक है हाँ ठीक है, ठीक है ये हो गया एटॉमिक साइज। ठीक है इसका, तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको यही याद रखना है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें उसका क्या करना, पहले प्रोटॉन निकालेंगे, पहले प्रोटॉन फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। अगर किस प्रोटॉन ज़्यादा है तो क्या होगा उसका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर प्रोटॉन कम है तो एटॉमिक क्या साइज क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, या आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये तीनों एक ही है। ये कैसे फाइंड करना है तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं कि अगर हमें एक गैसियस एटम या फिर आयन से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसके अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, आउटर ऑर्बिट से अगर हम बात करें, आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसी को क्या बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है आयनाइजेशन एनर्जी का कि अगर हम कोई भी गैसियस एटम से उसके आउटर ऑर्बिट से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यानी रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को बोलेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है वो किस फॉर्म में होता है सक्सेसिव फॉर्म में। ठीक है ना, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो क्या होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहेंगे, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें इसमें क्या है रिमूवल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम जो कि फॉर्म्स अ सिंगल चार्ज कैटायन। क्या बनेगा हमारा सिंगल चार्ज कैटायन, उसको क्या बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। है ना, यानी ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहेंगे कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाले। ठीक है ना, जो कैटायन एटम है उसमें से अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन का निकालें तो उससे बोलेंगे क्या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड कैटायन। ठीक है ना,
तो इसे क्या बोलेंगे, थर्ड आयनिक एनर्जी। ठीक है, अगर Na है, Na कोई गैसीय सिस्टम है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसमें उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनिक एनर्जी। उसके बाद Na प्लस से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या फॉर्म बनेगा, Na2 प्लस, तो उसे बोलेंगे सेकेंड आयनिक एनर्जी। और अगर Na2 प्लस से फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, थर्ड आयनिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल समझे, अगर एक हमारी ये न्यूक्लियस है, अगर उसकी हम ऑर्बिट की बात करें, ये इसका ऑर्बिट है। ठीक है, हम इससे अगर जितना दूर जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे है। तो हम ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट की बात करें, तो अगर हम इसके मान लीजिए इसके आउटर ऑर्बिट से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालें, तो इसको निकालने के लिए हमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको एनर्जी कहेंगे। तो जो इसके आउटर ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या होता है, कम होता है जब हम उससे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से पास आएंगे तो क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, बढ़ता है। तो जब उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि इसका आउटर ऑर्बिट अगर हम बात करें, आउटर ऑर्बिट से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसका एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको हमें, ठीक है ना, फर्स्ट एनर्जी करें। अब मान लीजिए हमें ये सेकेंड ऑर्बिट से निकालना है, तो सेकेंड ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, थर्ड ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच की में जो अट्रैक्शन है वो क्या है, उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी थर्ड आइंस्टाइन एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो वो फर्स्ट आइंस्टाइन एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद अगर थर्ड आइंस्टाइन एनर्जी अगर फर्दर हम इस थर्ड ऑर्बिट से निकालें तो क्या होगा, हमें और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या करेंगे, हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कि हमें एनर्जी किस तरह करना है। तो अगर हमने सोडियम का एक एग्जांपल लिया था, इसका फर्स्ट एनर्जी, सेकेंड एनर्जी और थर्ड एनर्जी किया था। तो हम अगर एनर्जी की बात करें फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और थर्ड की, तो क्या होगा, फर्स्ट का एनर्जी क्या होगा, कम होगा सेकेंड के रेस्पेक्ट में, सेकेंड के रेस्पेक्ट में, और सेकेंड के जो है वो थर्ड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्यों, ठीक है, अगर हम थर्ड एनर्जी की बात करें तो थर्ड एनर्जी में अगर Na2 प्लस से अगर एक और इलेक्ट्रॉन के निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या होगा, हाईएस्ट एनर्जी, मतलब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या कहेंगे कि थर्ड एनर्जी क्या होगा, वो फर्स्ट एंड सेकेंड एनर्जी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप एनर्जी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। इसको खोल दो। चलिए समझते हैं कि पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज कैसे आयनेशन एनर्जी वेरिएशन करता है। ठीक है, तो ये जो मैंने लिया है ये एस ब्लॉक, ठीक है, और एंड पी ब्लॉक। ठीक है, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, पीरियड वाइज, वो ये गेट खोल देना, गेट खोल देना। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, ये जो लिथियम और
बेरियम है, ये क्या है, एस ब्लॉक एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल है। और ये बोरॉन फैमिली से लेकर और हेलोजन फैमिली के बीच में क्या है, पी ब्लॉक। तो अगर हम इनके बात करेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, आयनिक एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयनिक एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करेंगे तो आयनिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, आयनिक एनर्जी एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयनिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आयनिक एनर्जी और एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये सेकंड, थर्ड और ये क्या है, फोर्थ। ठीक है, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड। अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है ना, तो जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, ये क्या होगा, ये बोरॉन फैमिली से यानी बेरिलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम से ज्यादा होता है इनका आयन एनर्जी। ठीक है, उसी तरह हम बात करें नाइट्रोजन फैमिली की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सन, ये क्या होगा, इनका ज्यादा होगा किससे, ऑक्सीजन फैमिली से, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम से। ठीक है ना, तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि हम एग्जांपल समझे कि कहें कि अगर बेरिलियम, अगर एग्जांपल मान लीजिए इसको समझने के लिए, अगर हमसे पूछे बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम में किसका अगर डिक्रीज इंक्रीज फॉर्म में लिखना है आयनिक एनर्जी, तो हम कैसे लिखेंगे कि बेरिलियम है जो वो ज्यादा है आयनिक एनर्जी किससे, बोरॉन से। ठीक है, और ये ज्यादा किससे है, ज्यादा किससे है, लिथियम से। क्यों, क्योंकि देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट तो लिथियम बेरिलियम, मतलब बेरिलियम इज ग्रेटर देन लिथियम। ठीक है ना, इसका कोई कॉन्सेप्ट समझना ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें बेरिलियम और बोरॉन में, तो इसमें एक्सेप्शन होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि बेरिलियम क्या होगा, ये बोरॉन से ज्यादा होगा। ठीक है ना, इसी तरह मैग्नीशियम क्या होगा, एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा, कैल्शियम क्या होगा, गैलियम से ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में एक्सेप्शन है। ठीक है ना, उसके नीचे जो फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम वैसे ही करेंगे कि अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, ये ज्यादा होगा। ठीक है ना, आयनिक एनर्जी यानी जीनोन का रूबिडियम से क्या होगा, आयनिक एनर्जी ज्यादा होगा। उसके रेडॉन का सीजन सीजियम से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, यानी इनमें इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं अप्लाई होता है। ठीक है ना, अप्लाई सिर्फ किसमें होंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम बात करें एग्जाम्पल से कि नाइट्रोजन क्या होगा, अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा होगा यानी फॉस्फोरस सल्फर से ज्यादा होगा। ये दो चीज याद रखना है, ये आपको इसी तरह याद रखना है। जिस तरह से मैंने ये चार्ट बनाया है, जब आप इसी तरह से याद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी फॉर्म में ये समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आप इस चार्ट को ध्यान रखिएगा, एनर्जी इंपॉर्टेंट है बहुत। पर ईयर एग्जाम में, एवरी ईयर क्या होता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, कि अगर बेरिलियम है वो क्या हो जाएगा, बोरॉन फैमिली से ज्यादा होगा। ठीक है ना, यानी इसको यहाँ शिफ्ट कर दिए, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली है ऑक्सीजन फैमिली से ज्यादा होगा। ठीक है, और ये एग्जांपल समझाया हूँ, इसको आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ठीक है ना, ये तो एस और पी ब्लॉक हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का देखिए, आपको ये पूरा चार्ट इस तरह याद रखना है। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि पीरियोडिक टेबल आपको याद रखना ही रखना है, वरना आप ये चीजें मिस कर देंगे और आपको जो इससे क्वेश्चन बनेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, किस तरह से करना है, तो ये कॉन्सेप्ट है करने के लिए। ठीक है ना,
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हमने क्या बताया, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि डी ब्लॉक में क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है ना। डी ब्लॉक में क्या है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक बार और देख लीजिए, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी अगर हम इसकी बात करें नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फास्फोरस एस एस बी भी है, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा आयनिक एनर्जी, ठीक है ना, फास्फोरस एस इन सब के रेशक में, ठीक है ना। अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो डी ब्लॉक एलिमेंट ये चीज है, ठीक है ना, स्केडियम से लेकर जिंक तक, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो ये होते हैं एल ए एच एफ टी ए वी ए, इनका क्या होता है, इनके वाई जेड आर एन बी टी सी, इन सब से, जैसे पेरिडियम हो गया, ठीक है ना, सिल्वर हो गया, कैडमियम हो गया, ठीक है ना, इनके रिसर्च में क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक में होता है, इस चार्ट से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस चार्ट को देखिए, ट्रांजिशन मेटल में इनमें जो, यानी ये जो रेड है, ये एच एफ है, इनका क्या है, ज्यादा है इनके रिसर्च में। और सबसे कम किसका है, टाइटेनियम, वेडनियम, क्रोमियम। ये चार्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो होगा, ये तीनों, इन सब का इससे और इससे, ये सबसे ज्यादा होगा। ये तो ध्यान, ये इन दोनों से ज्यादा होगा, ठीक है ना, इन दोनों से ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो बोरॉन फैमिली की है, बोरॉन फैमिली है, उसमें एक्सेप्शन होता है, इसको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। जेई नीट और जेई जेई मेंस और नीट में इसके क्वेश्चन बनते हैं। बोरॉन फैमिली में क्या है कि बोरॉन फैमिली में क्या है, इस चार्ट से समझिए कि जो टेलिनियम है वो इंडियम से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए, सबसे ज्यादा किसका होगा, बेरियम का, उसके बाद टेलिनियम, उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या हो जाएगा, बेरियम, और सबसे कम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंडियम, ठीक है ना। ये बोरॉन फैमिली का है, ठीक है ना। आयनेशन एनर्जी, ठीक है ना, ये आयनेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद कार्बन फैमिली में भी एक्सेप्शन है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होता है, यानी, लेकिन इसमें क्या होता है एक्सेप्शन, इसमें क्या है, जो लेड है वो एंटी एसन से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा होगा। मतलब कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा एनर्जी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि एस पी डी में हम कैसे आयंस एनर्जी फाइंड करते हैं, क्या क्या उसमें एक्सेप्शन है, ठीक है ना। ये आपको तभी याद आएगा जब, जिस तरह से मैंने ये आपको चार्ट बनाया है, जब यह आपको ध्यान रहेगा तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। डी ब्लॉक हो गया आपका, पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे और यहाँ पे हो गया आपका एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक का, ठीक है। तो ये दो आपको चार्ट याद रखना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इसकी सबसे पहले बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि अगर
हमें एक इलेक्ट्रॉन को, कोई भी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए यानी जोड़ने के लिए, ठीक है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन का गेन करने के लिए या जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिलीज की जाती है, एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी एक कोई भी गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए यानी ऐड करने के लिए जो एनर्जी हमें रिलीज करनी होगी उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। अगर ये गैसेस एटम एक्स है, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, ठीक है ना, और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो ये जो दो डेफिनेशन है, आइंस्टाइन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 11th या क्लास 12th में, ठीक ना। तो आपको इन दोनों का डेफिनेशन याद रखना है, और जो इनमें डिफरेंस है आइंस्टाइन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं, पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर प्रोसेस की बात डिफरेंशिएशन की, इसमें क्या होता है, आइंस्टाइन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आइंस्टाइन एनर्जी में क्या बनता है, केटायन बनता है, और इसमें क्या बनेगा, एनायन बनेगा, देखिए एनायन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, साइन, इसकी एनर्जी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, और इसका क्या होता है, निगेटिव या समटाइम क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। ट्रेंड अक्रॉस पीरियड बात करें तो इंक्रीज होता है, ये बात कर चुके हैं, और ये क्या है, मोर निगेटिव होता है, ये हम इसके भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ट्रेंड डाउन, और ग्रुप के अगर ग्रुप और डाउन जाए तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और ये क्या होगा, लेस निगेटिव में भी पॉजिटिव, ये वेरिएशन करता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो अगर ट्रेंड डाउन और ग्रुप जाए तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस निगेटिव या पॉजिटिव होगा। नेचर की बात करें तो ये क्या होगा, एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, ठीक है ना, या एनर्जी जो दी जा रही है, तो उनमें अगर नेचर की बात करें, आइंस्टाइन एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो एंडोथर्मिक फॉर्म में होगी, और इसमें क्या होगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्लास, ठीक है ना, 11 या 12th में, ठीक है ना, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में इसकी डेफिनेशन और इनका डिफरेंस जरूर याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो अगर हम पीरियड टेबल के हिसाब से बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होना चाहिए, इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसमें कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है ना, जैसे लिथियम और सोडियम ले लिया, ये सेकेंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ठीक है ना। तो ये सेकेंड हो गया आपका, ये थर्ड पीरियड हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो लिथियम होता है वो ज़्यादा होगा किससे, बेरियम और बोरॉन से, ठीक है ना, बेरियम और बोरॉन फैमिली से ये ज़्यादा होंगे, इसलिए मैंने क्या किया, लिथियम को यहाँ पे सेट कर दिया। यानी और यहाँ अगर हम बात करें कार्बन फैमिली की, कार्बन सिलिकॉन, तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन फैमिली से ज़्यादा होगा, क्योंकि बेरियम और जो है मैग्नीशियम, और ये हो गया, और ये जो हो गया नाइट्रोजन फैमिली, इनका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है, ठीक है ना। इसलिए बेरिलियम और नाइट्रोजन फैमिली में जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, लेफ्ट लेफ्ट राइट जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी सबसे ज़्यादा इसका होगा, उससे कम इसका, फिर उसके बाद इसका, फिर इसका। अगर एक एग्जांपल से हम बात करें, एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो क्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, ठीक है ना। अगर हम बात करें ग्रेटर देन नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, ये चीज़, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसी तरह सिलिकॉन का ये एक्सेप्शन है इसमें भी, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन फैमिली और नोबल गैसेस में क्या वेरिएशन है, हमने बताया टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोरस का
इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। सल्फर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन ज़्यादा है क्लोरीन का, क्लोरीन से ज़्यादा है, और नियोन का हीलियम से ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि इनका क्या होता है, साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका साइज होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होता है, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। एक एग्जांपल हमने किया है कि फाइंड आंसर गेन एंथैल्पी, ये फास्फोरस सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन दिया है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, अगर फ्लोरीन क्लोरीन की बात करें तो आपको पीरियोडिक टेबल में ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, तो इसमें क्या होता है एक्सेप्शन, तो ये क्या होगा, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, तो ये क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो गया। और रहा फास्फोरस सल्फर की बात करें तो तो ये हो गया, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया क्या हो गया, फास्फोरस। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन सल्फर। ठीक है, हाँ ये चीज़ है। अब इसमें हमें किसका किसका बात करना है, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का। ठीक है, ठीक है, तो किसका ज़्यादा होगा हमारा, भाई नाइट्रोजन फैमिली इसका तो बहुत कम होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, यहाँ से, और यहाँ भी किसका ज़्यादा होगा, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके मतलब क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उससे कम फ्लोरीन का, उससे कम सल्फर का, उससे सबसे कम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, ये ये कुछ मोटा मोटा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में आपको रखना है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम क्या जाने पे होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पे एग्जांपल, अगर लिथियम से हमें वैलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तक जाना है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, उसके बाद सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, उसके बाद उससे कम ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अगर टॉप टू बॉटम जाए तो डिक्रीज होता है। ठीक है ना, यानी सब, ठीक है ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया, ये डिक्रीज होती है, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है आप। ठीक है ना, ये जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरिएशन करता है पीरियड और ग्रुप वाइज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर की बात किया जाए तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और लेफ्ट राइट जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये एग्जांपल दिया है पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन। तो सबसे सबसे ज्यादा किसका होगा, पोटेशियम का, ठीक है ना, मैग्नीशियम का,
एल्यूमिनियम का और बेरिलियम का सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज हो, ठीक है ना। जब आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज हो तभी आप कर सकते हैं कि भाई अगर हमें मेटेलिक कैरेक्टर ये कोई से क्वेश्चन आ जाता है या नॉन मेटेलिक फाइंड करने के लिए, तो हमें सबसे पहले इसका चार्ट बनाना है, इसको पीरियड और ग्रुप वाइज सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेट करेंगे तो यहाँ पे ये एल्कलाई मेटल का हो गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम हो गया आपका, ठीक है। बोरॉन हो गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो गया, ये चीज, ठीक है ना। ये ऐसे होती है, ठीक है ना। ये ऐसे होती है, ये पीरियड में ऐसे बने होते हैं, ठीक है। तो हमने अब टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करता है। तो हमने क्या देख लिया भाई, बोरॉन और एल्यूमिनियम है, क्योंकि बोरॉन फैमिली में है तो बोरॉन में एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा, तो ये मैंने इसको कर लिया, ठीक है। और उसके बाद देखो कि इनमें बोरॉन मैग्नीशियम कैल्शियम किसका ज़्यादा है, तो भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, पोटेशियम का, और उसके बाद कम होगा किसका, बोरॉन का, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन से बनेंगे इस तरीके से, यानी इसी कॉन्सेप्ट पे कि हम इन सबको पीरियड टेबल में सेट करें, और सेट करके हम जो कॉन्सेप्ट है हमारा टॉप टू बॉटम इंक्रीज और लेफ्ट राइट डिक्रीज, उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इजीली क्वेश्चन बिना किसी मिस्टेक के वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगर ये चीज़ की बात करें, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का एग्जाम्पल, भाई फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, तो बोरॉन फैमिली की अगर बात करें, बोरॉन फैमिली हो गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है ना। उसके बाद और ये हो गया आपका, यहाँ नाइट्रोजन होती है, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया क्लोरीन, ठीक है। ये चीज़ यानी इसको सेट कर लिया इस तरीके से, तो भाई ये चीज़ ये है, और ये पीरियड वाइज बना दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी सबसे ज़्यादा तो इसका होगा, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। और अगर हम बात करें बोरॉन और सिलिकॉन में, तो बोरॉन और सिलिकॉन में, अरे कार्बन और सिलिकॉन में, तो कार्बन सिलिकॉन में सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, कार्बन का, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज, यानी होगा फ्लोरीन का ज़्यादा हुआ, उससे कम नाइट्रोजन का, कार्बन इसका, और फिर बोरॉन का, ठीक है ना। आई होप ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से हम चीज़ों को करते हैं, ठीक है ना। कि एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस कैसे हम फाइंड करते हैं, ऐसे एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन सा एक्सेप्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, कि हम जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम पीरियड के अकॉर्डिंग और ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको फिट करके हम चीज़ों को करेंगे, तो उससे क्वेश्चन मिस्टेक जो होंगे उसके चांसेस कम हो जाते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर लिया, इलेक्ट्रोनिटी की बात कर लिया, ठीक है ना। तो आई होप आप ये 5 कैरेक्टर होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट का, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट हो इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हाँ, क्योंकि इसी चैप्टर में हम डी ब्लॉक एलिमेंट और डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट के बारे में भी पढ़े, तो उनकी कुछ रिएक्शन बात कर लें, क्योंकि ये रिएक्शन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो IIT जेई हो या फिर नीट हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम हो, तो इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक की रिएक्शन की अगर बात करें, तो डी ब्लॉक रिएक्शन की बात किया जाए, तो चलिए बात करते हैं डी ब्लॉक रिएक्शन की, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना,
तो जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, ठीक है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, यूज कहाँ होता है इसका, लेदर इंडस्ट्री में और एजो कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है ना। इसको कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं हम, तो डाइक्रोमेट आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट विच इन टर्न आर ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ क्रोमाइड, ठीक है ना। यानी डाइक्रोमेट बनाने के लिए हम किसका फ्यूजन करेंगे, क्रोमेट का, ठीक है ना। जब किसकी प्रेजेंस में, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में या फिर पोटेशियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट के साथ हमारा एक सोडियम क्रोमेट बनेगा, ठीक है, जो कि येलो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। दोबारा हम इसकी अगर रिएक्शन एसिडिक की प्रेजेंस में अगर कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, जो कि किस, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। ये जो होगा ये किसका होगा, येलो कलर का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑरेंज कलर, क्योंकि इनका कलर भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोबारा ये सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, तो दोबारा इसकी रिएक्शन KCl से करवाएंगे तो क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट चीज बनेगा जो कि ऑरेंज कलर का, ऑरेंज क्रिस्टल। तो इस तरीके से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें इनका क्रोमेट्स, अगर एसिडिक की प्रेजेंस में कराए तो डाइक्रोमेट होता है। फर्दर अगर हम डाइक्रोमेट के बेस के साथ रिएक्शन करें तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, सेम होता है क्रोमियम का, चाहे वो क्रोमेट हो या फिर डाइक्रोमेट हो, ठीक है ना। यानी क्रोमेट या डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होता है, सेम होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये हम बात जब नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो केमिकल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। मोलकुलर स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट मोलकुलर स्ट्रक्चर जो होंगे उनके ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं हम वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इन एसिडिक सॉल्यूशन में बात किया था तो डाइक्रोमेट के एसिडिक की प्रेजेंस में अगर देखें तो क्या बनेगा, क्रोमेट, ठीक है ना। ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर है, मोलकुलर स्ट्रक्चर है, ये डाइक्रोमेट का मोलकुलर स्ट्रक्चर है। ये केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग अगर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे फाइंड करेंगे कि इनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर में एंगल से लेकर जो भी चीज़ें होती हैं ऑक्सीडेशन कैसे फाइंड करते हैं वहाँ बात कर लेंगे। कुछ इसके इक्वेशन है कि अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के इस को ऑक्सीडाइज करते हैं आयोडाइड से तो क्या बनता है, आयोडीन बनता है। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए किसके साथ, आयोडाइड, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, आयोडीन। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के अगर के साथ किया जाए, ठीक है ना, सल्फाइड के साथ किया जाए तो क्या बनेगा, सल्फर, ठीक है ना। अगर Fe आयरन फर्स्ट सेकेंड से साथ किया जाए तो क्या बनेगा, आयरन थर्ड बनेगा। तो ये चीज़ Sn2+ से किया है तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि अगर डाइक्रोमेट को आयरन के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक के प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट बनता है, ठीक है ना, Fe3+ बनता है, ठीक है, ठीक है ना। और इसकी जो बैलेंसिंग होती है हाफ रिएक्शन, इसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पढ़ेंगे जब ऑक्सीडेशन और रिएक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे कि हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अगर डाइक्रोमेट को आयरन की प्रेजेंस में
एसिडिक रिएक्शन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं, ठीक है, वहाँ बात करेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की, ठीक है। जो सेकंड है पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, इसको KMnO4। तो इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, MnO2 से, ठीक है ना, MnO2, ठीक है, जो कि MnO2 की तो अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, KMnO4, K2MnO4, ठीक है ना। फर्दर इसको अगर हम एसिडिक की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दें तो क्या बनेगा, पर मैग्नेट, ठीक है, MnO4 माइनस, ठीक है। तो ये इसकी प्रिपरेशन है, कैसे हम इसको बनाते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की, ठीक है ना। तो ये MnO2 की रिएक्शन किए NO3 के साथ प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, MnO4 2 माइनस हो जाएगा, और MnO4 2 माइनस को अगर एसिडिफाई कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, MnO4 माइनस, ठीक है, पर मैग्नेट, ठीक है ना, ये मैग्नेट। हाँ ये अगर लेबोरेटरी में बात करें इसको लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, तो मैग्नीज थर्ड आयन सॉल्ट ऑक्सीडाइज पर ऑक्सीडाइज सल्फेट, ठीक है ना, तो बनाएगा क्या हमारा, पर मैग्नेट, ठीक है ना। ये जो है इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, H2O8 2 माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सल्फर का, ठीक है ना, H2O8 2 माइनस में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाँ कि पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ रिएक्शन बात करते हैं, अगर एसिडिक के साथ और एल्कलाइज सॉल्यूशन के साथ क्या क्या रिएक्शन होती है। अगर ये आयोडाइड के साथ आयोडाइड्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, आयोडीन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आयरन Fe2+ के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, Fe3+ बनेगा, ठीक है। अगर ऑक्सीलेट आयन के साथ अगर ये जरूर ध्यान रखिए ऑक्सीलेट आयन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके साथ अगर रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। अगर सल्फर के साथ करते हैं तो सल्फाइड के साथ करेंगे तो सल्फर निकलेगा, ठीक है। नाइट्राइड के साथ ऑक्सीडाइज करें तो क्या बनेगा, नाइट्रेट, ठीक है। और इसका अगर एल्कलाइज सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, IO3 माइनस और KMnO4 माइनस, जो अगर H2O3 से रिएक्शन करते हैं तो हमारा सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फेट चीज, यानी ये रिएक्शन जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनमें से अक्सर रिएक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में हो या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो ये दो है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना, और उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये दोनों से इसकी और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर ये समझ में आया होगा कि हम एलिमेंट का प्रॉपर्टीज कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनेशन एनर्जी, आयनेशन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिटी, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम पर्पज से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड डीएनए ब्लॉक जो चैप्टर है उसको फुली कंप्लीट कर दिया है, यानी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर जेई IIT जेई या फिर नीट में जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे 10 ईयर, ठीक है ना।
10 ईयर का पेपर सोल्व करेंगे इसी चैप्टर से, ठीक है। और हम देखेंगे कि क्या हम वो कर पा रहे हैं, ठीक है, या अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको हम टेस्ट करेंगे कि उनमें से कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें चीज़ें को हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, प्रीवियस पीवाई की को सॉल्व करके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम में बात करेंगे इनके 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, आईआईटी जेई और नीट का इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि औरों तक शेयर ज़रूर करिए, ताकि औरों तक ये वीडियो पहुंच सके जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।